हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज आप लोगों के साथ मैं लेके आई हूँ मैथमेटिकल क्वेश्चंस। अभी तक हम लोगों ने आप लोगों के साथ डीआई के क्वेश्चंस किए हैं जो कि आप लोग ज़रूर सॉल्व कर रहे होंगे। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुए थे जून मंथ में, वो वाले एग्ज़ाम्स, उसका क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ सॉल्व किया गया है, वो भी आप ज़रूर देखिए। और आज के वीडियो में प्रीवियस जब से एनटीए ने एग्ज़ाम कराना शुरू किया है तब से पूछे गए जो भी मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, उन सबको कैसे सॉल्व करना है, उस पर आज हम लोगों ने वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का जो है यही तरीका रहता है, खाली इसका जो है डेटा और बाकी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहता है। तो चलिए आप लोगों के सामने मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आ रहा है उसे मैं रीड करती हूँ और आई होप आप लोगों को समझ में आएंगी चीज़ें जिस तरीके से मैं जो है इन्हें एक्सप्लेन करूँगी। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज 16.2/3% वार्षिक की दर से 2 वर्ष तक लगता है, तो मिश्र धन 196 हो जाता है, मूलधन क्या है। तो आप सब देखिए मैंने कैसे लिखना शुरू किया है। ए मतलब कुल रुपए जो आप सबको दिख रहा है, मिश्र धन 196 रुपये है। पी मतलब मूलधन और आर क्या है, रेट, दर, जो कि प्रतिशत में, परसेंटेज में दिया रहता है। तो देखिए आप लोगों के सामने फॉर्मूला लिख रही हूँ, A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो चलिए देख लीजिए, A इज इक्वल टू, ए क्या था हमारा, कुल रुपए, और P क्या है, मूलधन, और रेट है R, और n है समय जो कि 2 वर्ष। ये सारे आपको जो है वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए। हमें निकालना है क्वेश्चन में मूलधन क्या है। तो चलिए मूलधन मतलब P हमें निकालना है। दोबारा से हम आते हैं फॉर्मूले पे। R हमें कितना दिया है, 16 सही 2/3, ये हमें परसेंटेज में दिया है, तो यानी 16 3 48, 48 और 2 50, तो 50/3 गुणे में 100, ये आ गया, इसकी पावर है 2। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करें, P हमें निकालना है, 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10 होता है और 3 गुणे 2 हो जाता है 6। ठीक है, तो P इंटू 1 प्लस 1/6 की पावर 2। तो अब ये अगर 6 एलसीएम ले लें तो 6 कम 6 और 1 7, 7/6 का स्क्वायर हो गया। अब हमें P निकालना है, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, तो अब मैं इसके फर्दर थोड़ा ऊपर सॉल्व करूँगी जहाँ पे मुझे स्पेस नज़र आ रहा है। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे जहाँ पे आपको जो है जगह मिले, क्लैरिटी के साथ सॉल्व हो पाए। तो देखिए अब हमें निकालना है P। तो अब आप क्या कीजिए, 196 आपके सामने है ही, P निकालना है और इसे जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो अब आप देख सकते हैं 7/6 का स्क्वायर था, उसे हमने 2 बार लिख लिया। P निकालेंगे तो क्या होगा, 196 गुणे 36 बटे में आ जाएगा 49। अब आप ना थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड से ज़रा ट्राई कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए कि क्या 49 के टेबल में 196 आता है। तो चलिए 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 49 को, मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए तो ये आपको दिख रहा होगा, 4 निम 36, 6 हासिल 3,
4 चौक 16 और 3 19। तो अब आप देख सकते हैं 196 हमारा जो है डायरेक्ट आंसर आ गया। तो यानी 49 चौके 196 आप वहाँ पे काट दीजिए और ये हमारा आ गया 4 गुणे 36। 4 गुणे 36 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 चौक 24 और 4 तिये 12 और 2 14। 144 रुपये हमारा क्या आ गया? मूलधन। तो हमारा मूलधन आ गया 144। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया, यहाँ पर सही हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कैसे सॉल्व करना है फॉर्मूला मैं दोबारा से लिख रही हूँ, देख लीजिए। A इज इक्वल टू P जो कि मूलधन है इंटू 1 + R/100 की पावर n। n क्या है यहाँ पर? समय। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन। आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आप लोग इसे पढ़िए। एक अमाउंट है, धनराशि है 53 रुपये। उसे ए, बी और सी में इस तरीके से बांटना है कि ए जो है ना बी से 7 रुपये ज़्यादा पाता है और बी जो है सी से 8 रुपये ज़्यादा पाता है। और हमें निकालना है सी को कितने रुपए मिलने वाले हैं। सी को जो है हमें निकालना है कि इन लोगों को जो राशि मिली है, धनराशि, वो किस रेशियो में है, किस अनुपात में है। सी को कितना मिला है, बी को कितना मिला है, ए को कितना मिला है, उनके आपस में अनुपात क्या है। आप लोग भी इसे पढ़िए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो सी को जितना मिला है ना उसे आप x मान लीजिए। सी को जितनी धनराशि मिली है उसे आप मान लीजिए x, और टोटल जो धनराशि है वो है 53 रुपये। 53 रुपये में से सी को कितना मिला, x मान लीजिए। टोटल धनराशि है 53 रुपये। सी को मिलने वाली जो राशि है मान लेते हैं x। तो फिर बी को कितना मिलेगा? x + 7। तो बी को कितना मिल गया? x + 8। और ए को कितना मिल गया? x + 8 + 7। अब हमारे सामने की इक्वेशन आ गई, इन सबको ऐड कर दीजिए तो ये टोटल धनराशि यानी 53 रुपये के बराबर आएगा। अब आप इन सबको सॉल्व करेंगे। 3x + 23 = 53। तो 3x = 30। तो जब 3x = 30 तो x = कितना? 30/3 यानी 10। जब x हमारा 10 आ गया तो b कितना था?
सी से 8 ज़्यादा, यानी 10 + 8 18। ए कितना था? बी से 7 ज़्यादा, तो यानी 18 + 7 यानी 25। अब हमें इसका रेशियो निकालना है A/B/C। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 25:18:10। आप सब लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया। 25:18:10। ए को बी से 7 अधिक मिले और बी को सी से 8 ज़्यादा। बस इसी ट्रिक को, इसी समीकरण को, इसी इंफॉर्मेशन को सही से आप रख लीजिए, सही इक्वेशन बन गया तो आप अनुपात भी सही निकाल पाएंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग एक बार इसे पढ़िए और एक बार ट्राई कीजिए। चार 400 विद्यार्थियों ने एक मॉक एग्जाम दिया है, छद्म परीक्षा दी है। 60% छात्र और 80% छात्राएं इस परीक्षा के कट ऑफ को पार कर उत्तीर्ण हुए। यदि विद्यार्थियों का पास होने वाले 65% हैं तो कितनी छात्राओं ने भाग लिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए और एक बार चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए और उसके बाद आप सॉल्यूशन पे आइएगा। देखिए करना क्या है, छात्र मान लीजिए x, छात्राएं मान लीजिए y। इन दोनों की संख्या है 400, छात्र और छात्राओं की संख्या है 400। अब इन्होंने क्या कहा है? जितने टोटल पास हुए हैं ना वो 65% हैं, यानी 400 का 65% पास हुए। अब हम क्या कर सकते हैं, छात्र के कितने प्रतिशत पास हुए, छात्राओं के कितने प्रतिशत पास हुए, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये अब आपके पास एक दूसरा समीकरण बन गया। पहला समीकरण आप लोगों के सामने है x + y = 400। अब आप लोगों ने 10th क्लास में बहुत सारी विधियां सीखी होंगी जिसमें हम दो चर वाले समीकरण को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x और y दो वेरिएबल हैं और दो ही समीकरण हैं, तो हम प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करें, हमें निकालना है छात्राएं जो कि हमने y मानी है। तो क्यों ना जहां जहां x है वहां वहां हम y के टर्म्स में उन एक्सप्रेशंस को लिख दें। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 400 - y। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया, इसे हमने और सॉल्व कर दिया, 100 से 100 काट दिया, y को हमने लिख दिया, x को हमने लिख दिया 400 - y और जहां जहां पर हमारा x है वहां वहां पर हमने 400 - y लिख दिया। 0 से 0 हमने
दोनों साइड LHS एंड RHS में से कट किया और उसके बाद हमारे पास आया 6x + 8y = हम उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए करना क्या है। अब हमारे पास जो x की वैल्यू हमने डाली है ना 400 - y, वो वहां पर 6x के साथ आ चुका है। अब आप क्या कीजिए, लाइक टर्म्स को एक साथ ले आइए और डिफरेंट टर्म्स को एक साथ। तो अब आपके पास आ गया 2y = 200, तो y = 100। हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो गया। ये आप दोबारा देख सकते हैं, हमने इसे एक्सप्लेन किया है एक बार और। x + y 400 है, 60% बॉयज छात्र पास होते हैं, 80% गर्ल्स, टोटल पास परसेंटेज है 65। ये सब हमने परसेंटेज निकाला और ये आपके सामने इक्वेशंस बन गई। फिर हमने इसे सॉल्व किया, y की वैल्यू आ गई हमारी 100, y मतलब हमने छात्राएं माना था। तो इस तरीके से हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे एक दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग इसे एक बार खुद से करने की कोशिश करें। उसके बाद हम जो सॉल्व करेंगे उसके साथ आप ज़रूर मैच करें। अगर आपके स्टेप्स अलग हैं तो और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा। तो थोड़ी देर आप इसे पढ़ लीजिए। एक कार है जो कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे जो है ना बस की रफ्तार से ज़्यादा तेज है और एक जर्नी कर रही है 500 किलोमीटर। बस जो है ना 10 घंटे ज़्यादा लेती है कार के कंपैरिजन में। तो अब इसके आधार पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग भी कीजिए। इस क्वेश्चन को करने का तरीका है क्या, आप लोगों ने मैथ्स में 6th या 7th में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम, या कह लें स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस हमें उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करना है और आगे का जो है क्वेश्चन सॉल्व करने लगना है। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपने पढ़ लिया होगा अब तक। तो चलिए मान लेते हैं कार की स्पीड है x। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, बस की स्पीड जो है ना कार की स्पीड से स्लो है। कितनी स्लो है तो वो आपको बताया गया था क्वेश्चन में, 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चलती है। तो अगर कार की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटे मान लें
तो बताइए बस की स्पीड कितनी होगी, स्लो होगी ना। तो x माइनस 25 किलोमीटर प्रति घंटा बस की रफ्तार है या बस की चाल है। अब आप सबको पता है 500 किलोमीटर की यात्रा करनी है, तो यानी डिस्टेंस कितना है 500 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, स्पीड आपने एक तरीके से मान लिया है, समय आपको दिया है, तो बस आपको क्या करना है, एक इक्वेशन बना लेना है। तो चलिए अब आप लोग इक्वेशन बनाते हैं, और थोड़ा सा मैं कह दूं कि एक फॉर्मूला आपको ये सब चीज़ें रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना 6th से लेकर 10th तक जो बहुत बेसिक मैथ्स है, जो कि सबने ही पढ़ी है, उसी में से पूछे जा रहे हैं। और ये फॉर्मूला आप ज़रूर याद कर लीजिए। और इसमें एक और हिंट है, समीकरण बनाना पड़ेगा इसमें, और समीकरण को सॉल्व करना, दो चर वाले समीकरण और द्विघातीय समीकरण, इन दोनों ही टाइप के समीकरण को सॉल्व आने की एबिलिटी अगर होगी तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से ज़रूर बनेंगे। और नेट जेआरएफ में सारे क्वेश्चंस, मतलब मान के चलिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे गए हैं। तो बस हमें क्या करना है, समय इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्योंकि ज़्यादा समय कौन लेता है, बस, तो बस के समय में से कार के समय को माइनस कर दीजिए और आपका ये 10 घंटे के बराबर हो जाएगा ना। तो बस फिर क्या है, आपके पास बन गया एक इक्वेशन। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 500x हो जाएगा और उस 500 को x माइनस 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, और ये जो 10 है, अब आप एक और काम कर सकते हैं कि सबके ऊपर से आप एक एक ज़ीरो हटा सकते हैं, या फिर आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस 25 पंजे कितना होता है 125, 125 के ऊपर आप 2 ज़ीरो लगा दीजिए। अब आप देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 25x को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 250x। अब आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लाना है। अब आपके सामने एक द्विघातीय समीकरण आ चुका है। द्विघातीय समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि x के 2 रूट्स निकलते हैं। अभी चलिए आगे मैं आपको करके दिखाती हूँ सॉल्व। इसे जब आप सारा सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वगैरह हटा के, तो 500x माइनस 500x हो जाएगा, तो कट जाएगा। फिर आएगा आपका 125 100 यानी 12,500, और इन सबको आप एक साथ ले आइए, एक तरफ कर लीजिए, द्विघातीय समीकरण के रूप में ले आइए, तो आपके पास ये चीज़ें बचेंगी। अब आप सब में से क्या कीजिए, 0 0 हटा लीजिए। तो ये बेसिकली सिंप्लीफाई होके आपका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 25x 1250 इज इक्वल टू 0। अब आपको मिडल टर्म स्प्लिट करना है, मध्य पद को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे कि आपका ऐड करने पे 25 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 50 आ जाए। तो आप क्या कीजिए ना, 50x में से 25x को घटा दीजिए और ये आपका आ जाएगा। देखिए, मिडल टर्म स्प्लिट करने वाले क्वेश्चंस आप अलग से ज़रूर ट्राई कीजिए,
क्योंकि आपने देखा नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में भी ये वैसे 6th to 8th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। आप चाहें तो उन मैथ्स के क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं और इसमें से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आएगा x - 50 और वहाँ पे 25 कॉमन ले लेंगे तो x - 50 आ जाएगा। तो आपके पास दो जो सॉल्यूशन आए वो क्या क्या आए, x - 50 बराबर 0 और x + 25 बराबर 0। x - 50 बराबर 0 और x + 25 बराबर 0। तो x - 50 को अगर 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 50 आ जाएगा और x + 25 को अगर 0 के बराबर रखेंगे तो x - 25 आ जाएगा। क्योंकि स्पीड इतनी नेगेटिव में हो नहीं सकती तो इसीलिए हम इसे इग्नोर करेंगे और हमारा जो स्पीड x यानी कार की जो स्पीड निकलेगी वो निकलेगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमारे कार की स्पीड निकली 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देख लेते हैं कि क्या हमारा जो स्टेटमेंट 1 है, क्या हमारा स्टेटमेंट 1 सही है या गलत। तो चल लीजिए अब हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि उसमें 45 दिया था तो वो गलत है और यहाँ पर बस की स्पीड 20 दी है वो भी गलत है। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, असत्य। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉल्स। तो आपने देखा कार की स्पीड जो है ना क्वेश्चन में 45 दी थी, हमारा निकला 50 और बस की स्पीड जो है ना वहाँ पे 20 दी है और हमारा निकला 25। तो इस तरीके से दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अपने आप में ही एक फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मिक्सचर और एलिगेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए करना क्या है, आप लोग 1 मिनट का टाइम लीजिए, उसे रीड कीजिए। क्वेश्चन देखिए, 729 मिलीलीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर हैं 7:2 के अनुपात में। कह रहे कितना वाटर और ऐड करें कि जो नया अनुपात है दूध और पानी का वो बन जाए 7:3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए। तो आप सब इस चीज़ पे ध्यान दें कि मान लीजिए आपको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट को समझना है, अनुपात के कॉन्सेप्ट को समझना है। 7:2 का क्या मतलब है कि अगर जो है ना टोटल 9 है ना तो 7 भाग उसमें दूध है और 2 भाग उसमें क्या है, जल है। अब हमें क्या करना है, 7:3 करना है। 10 भाग में 7 भाग आपको क्या करना है, दूध और 3 भाग करना है पानी। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले जो 729 ml दिया है ना उसमें तो पहले ये निकाल सकते हैं कि दूध कितना है, फिर हम ये निकाल सकते हैं कि उसमें पानी कितना है, फिर हम कितना पानी मिलाएं कि जो नया अनुपात बने वो बने 7:3। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और मैं आप लोगों के सामने इसे सॉल्व कर रही हूँ और आप लोग भी इसे खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
और अगर कोई इंटरेस्टिंग मेथड आपको अलग मिले तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए बताइए 729 में से कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें दूध कितना मिलीलीटर है और पानी कितना। तो अनुपात दिया है, इसीलिए दिया है, हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। 7/9 हो जाएगा, क्योंकि दूध जो है 9 में से कितना है 7। तो चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए। तो ये आपका बहुत इजीली कट गया, आप देख सकते हैं। ये हमारा आ गया 567 ml। पानी कैसे निकालेंगे? तो 729 में से 567 माइनस कर दीजिए। 9 में से 7 गया 2, 162 ml आ गया। अब आप देखिए नया अनुपात हमारा कैसे निकालेंगे। तो 567 दूध है, उसमें कितना और पानी मिला दें कि हमारा जो नया रेशियो बने वो 7/3 बने। तो हम क्या करने वाले हैं, 567 बटे में हम पानी का जो अमाउंट है 162, उसमें हम मान लेते हैं कि हम x पानी और जोड़ दें। दूध के साथ हमें कुछ नहीं चेंज करना, दूध को हमें नहीं छेड़ना है, पानी हमें बढ़ाना है। तो 162 में मान लीजिए हम x ऐड कर दें और जो नया अनुपात है वो 7/3 हो जाए। तो चलिए अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो सॉल्व कीजिए। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो कितना आंसर आएगा, ये हमारा आ जाएगा 1701 बराबर 7 दूनी 14, और ये सॉल्व करेंगे तो 11 34 प्लस 7x, इसे माइनस कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो अब आपके पास आ जाएगा कोई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आप देख सकते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1701 में से इसे माइनस कीजिए और उसे 7 से डिवाइड कीजिए। अब आप इसे 7 से डिवाइड कीजिए तो आप देखेंगे 7 8 56, 7 8 56 और 7 एकम 7 यानी 81 मिलीलीटर। अगर आप 81 मिलीलीटर पानी और डाल दें उस मिक्सचर में तो आपका जो नया अनुपात आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग इसे पढ़िए, एक बार करने की कोशिश कीजिए। आपके सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो ये बता रहा है कि कोई एग्ज़ाम हुआ, उसमें 42% स्टूडेंट फेल हो गए मैथ्स में, 52% फेल हुए साइंस में और 17% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए। आपको ये बताना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करें, इसके लिए मैथ्स में कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपने पढ़ा होगा, हम सेट थ्योरी में से सॉल्व करते हैं। हम यूनियन निकाल लेते हैं,
फिर अलग अलग आ जाता है और उसमें से जो उनका कॉमन नंबर है उसमें से उसे माइनस कर देते हैं। तो उससे हमें क्या होता है, जितने भी टोटल स्टूडेंट है ना, जो चाहे एक में फेल हैं चाहे दोनों में फेल हैं, वो हमारे पास टोटल फेल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उनकी परसेंटेज आ जाएगी। तो अगर हम 100 में से उसे माइनस कर दें तो फिर हमारे पास, अगर हम 100 में से अनुत्तीर्ण स्टूडेंट को माइनस कर दें तो फिर जितने बचेंगे वो उत्तीर्ण हुए। और हमसे पूछा गया है उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करें। मान लेते हैं मैथ्स में जो फेल हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 42% और साइंस में 52%। अब हमें यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण वो है 17%। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। वो होता है नंबर n से हम नंबर बता रहे हैं, वो हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो दोनों में, हमें अब ऐसे स्टूडेंट्स का नंबर मिलने वाला है जो दोनों में या एक में फेल हैं, टोटल फेल स्टूडेंट मैथ्स और साइंस में। तो हमारा फॉर्मूला होगा n ऑफ MUS, ये जो आपको U जैसा नज़र आ रहा है, दिस इज़ यूनियन, इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन साइंस माइनस दोनों में जो फेल हैं। इन्वर्टेड मतलब ये हमारा इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट, कॉमन स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में फेल हैं। सब में वैल्यू पुट कर दीजिए, परसेंटेज आ जाएगी 42 + 52 - 17 कर दीजिए। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, 77 आ जाएगा। देखिए मैं आपके लिए स्टेप वाइज सॉल्व कर रही हूँ। 2 2 4 हो गए, 5 4 9 हो गए, 94 में से 17 माइनस कीजिए। 94 में से 17 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 77। अब हमें निकालना है कि कितने उत्तीर्ण हुए, मतलब कितने पास हुए, कितने परसेंटेज। तो 100 में से जितने अनुत्तीर्ण हुए यानी 77%, उसे माइनस कर दीजिए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 23%। 10 में से 7 गए 3, 9 में से 7 गए 2, यानी 23% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्लियर पास हैं, दोनों में पास हैं। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चले। आपको स्क्रीन पे विजिबल है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिए तो आपसे बहुत इजीली सॉल्व होगा। कह रहा है कि कोई रत्न है, अब आप इसे पढ़िए और एक बार ट्राई कीजिए खुद से। कोई रत्न है, जब उसे 3 विक्रेताओं से, मतलब वो एक विक्रेता ने बेचा, फिर दूसरे ने बेचा, 3 विक्रेताओं से गुजरते हुए उसकी जो, कह लीजिए उसका जो राइज होता है ना, वो 65% बढ़ जाता है प्राइस। तो कह रहा है अगर प्रथम और द्वितीय को इतना लाभ मिला, कितना लाभ मिला है? 20% और 25% लाभ मिला है। तो ये पूछा जा रहा है कि तृतीय विक्रेता को कितना लाभ मिला। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए कि कोई आपके पास
रत्न है, कोई दुकान मतलब कोई रत्न है और वो पी प्राइस पे खरीदा गया है। तो अब जब जिस विक्रेता ने खरीदा है उसे, अब उसे जब बेचेगा तो लाभ पे बेचने की कोशिश करेगा ना। और ये आपको क्वेश्चन में बताया है कि 3 विक्रेता हैं और तीसरे तक जाते जाते उसकी प्राइस कितनी बढ़ जाती है, 65%। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या अप्रोच होना चाहिए ये भी बताते हैं। तो मान लेते हैं जो रत्न है ना उसका जो वास्तविक मूल्य है वो है p रुपए। मान लेते हैं p रुपए उसका वास्तविक मूल्य है। तो अब क्या करें, अब उसने ये बोला है कि 3 विक्रेताओं तक जाते जाते इसका मूल्य 65% बढ़ जाता है। तो मान लेते हैं कि 3 विक्रेताओं तक जाते जाते इसका जो मूल्य 65% बढ़ा, इसका मतलब है 165/100 ऑफ पी वास्तविक मूल्य तृतीय विक्रेता का मान लेते हैं। जो लाभ है वो x मान लीजिए कि x% तृतीय विक्रेता का लाभ है, क्योंकि तृतीय विक्रेता का पूछा जा रहा है। प्रथम और द्वितीय विक्रेता का तो इन्होंने लाभ प्रतिशत हमें दे दिया है। अब इस क्वेश्चन को समझिए, जो p इसका वास्तविक मूल्य है वो तीसरे तक जाते जाते 65% बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, x का 65% प्लस में p, मतलब x तो तृतीय विक्रेता का लाभ है, p हमने वास्तविक मूल्य माना है, यानी p का 65% प्लस में p। तो ये हमारे पास आ जाएगा 165 तृतीय विक्रेता का लाभ प्रतिशत है x और रत्न का वास्तविक मूल्य है p। तो अब तीसरे तक जाते जाते इसकी मूल्य में वृद्धि हो गई है 165/100 ऑफ p। कैसे आया ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब देख लेते हैं लाभ प्रतिशत निकालना है, x देख लेते हैं हमें कैसे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करूं। तृतीय विक्रेता तक जाते जाते इस रत्न का मूल्य हो गया है 165/400। ठीक है, 165/100। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तृतीय विक्रेता तक जाते जाते रत्न का जो प्राइस हो गया है वो हो गया है 165/100 ऑफ वास्तविक मूल्य जो कि p है। तो अगर ये इसका मूल्य हो गया
तो यानी जितने जितने भी इन्होंने बेचा है प्रथम द्वितीय और तृतीय ने, तो तृतीय तक आते आते इतना हो गया। तो मान लेते हैं तृतीय का जो वो है लाभ प्रतिशत वो x था ना, तो यानी उसने कितने में बेचा, यानी 100 प्लस x बटे 100 इंटू में 25% लाभ था द्वितीय का और 20% लाभ था किसका, प्रथम विक्रेता का। और ये सारा हम किस पे निकालेंगे, वास्तविक मूल्य पे, p पे। तो अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125। फिर फर्दर आप जो है ना इसे सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, वहाँ से आपको याद है कि 1 0 बचा हुआ है अभी। चलिए एक बार आप और से इसे फिर से मल्टीप्लाई कीजिए। 125 है, दोबारा से लिख रहे हैं 125 बटे 100 गुणे में 120 बटे 100 बटे में इंटू पी इज इक्वल टू 165 बटे 100 इंटू पी। चलिए अब ध्यान से देखिए, 100 से 100 काट दीजिए, पी से पी काट दीजिए, 100 से 100 काट दीजिए। फिर आपको एक टेबल पता है, 25 चौक 100 होता है, 25 पंजे 125 होता है। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। पाँच दूनी 10 हो गया। फिर आप देखिए ये हमारे पास सॉल्व हो गया फर्दर, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 हो गया, तो 55 गुणे 2 हो जाएगा 110। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 55 गुणे 2 110 हो गया, x बराबर 10। तो यानी जो तृतीय विक्रेता है ना उसको जो लाभ प्रतिशत मिला है वो है 10%, जो कि आपको दिख रहा होगा। मैं भी आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ।